प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के रसायन के दूसरी यूनिट की। यूनिट का नाम है वैद्युत रसायन। उसका आज हम लोग 1 शॉर्ट देखेंगे और ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों की अगर माने तो उनको थोड़ा सा यूनिट टफ लगती है। बहुत बच्चों ने कहा कि सर बेलेन से पहले आप इसका रिवीजन करा दीजिए, क्योंकि यह जो यूनिट है इसका बेलेन से कुछ लेना देना नहीं है। बेलेन की दो तीन बातें हैं, जैसे मोललता और मोलरता किसको कहते हैं, अगर वो आपको पता है तो आप जो है इस लेसन को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर रही बात मोललता की और मोलरता की, तो ये मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। तो मोललता किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मोललता किसे कहते हैं, कहेंगे जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का मोल घुला हो तो उसको हम लोग विलेन की मोललता कहेंगे। यानी कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोललता कहते हैं। किसी विलायक के कई हजार ग्राम 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोललता कहते हैं। और वही मोलरता की बात कर ले तो कहेंगे किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं वैद्युत रसायन पे। आज इस यूनिट से हम लोग जो है वैद्युत रसायन किसे कहते हैं ये जानेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोड क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेल किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, वैद्युत अपघट किसे कहते हैं, वैद्युत अनपघट किसे कहते हैं, ये सब पढ़ते हुए उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी पे आएंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग देखना है और उसका कई अनुप्रयोग देखा जाएगा, क्योंकि 2-3 अनुप्रयोग बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो उसका अनुप्रयोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेंसर्ट समीकरण की तरफ। ये जो वैज्ञानिक नेंसर्ट हैं उन्होंने वैज्ञानिक नेंसर्ट ने जो है संबंध दिया है, एक समीकरण दिया है, किसके किसके बीच में दिया और क्यों दे दिया उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है नेंसर्ट समीकरण जो है ना वो दो लोगों के लिए, इलेक्ट्रोड विभव के लिए है और सेल विभव के लिए, तो वो दोनों नेंसर्ट समीकरण देखेंगे। और फिर हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो मिलेंगे कोलराउस महोदय। कोलराउस महोदय का जो हम लोग नियम देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे और उस पर सवाल भी आता है। अच्छा, नेंसर्ट समीकरण पे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी देखेंगे। और फिर कोलराउस के नियम पर जो सवाल है उसको देखेंगे। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तो फैराडे महोदय मिल जाएंगे। फैराडे का 2 नियम है, फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो ये पहला और दूसरा दोनों नियम देखा जाएगा। और उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग सेल, ये जो ईंधन सेल है और डेनियल सेल है और सीसा संचायक सेल है, ये फिर से एक बार सारी चीजें हैं, उसमें वैद्युत अपघटन क्या है वो सब देखेंगे। और फिर आगे चलेंगे उसी क्रम में तो हम लोगों को संक्षारण मिलेगा। संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण कैसे प्रभावित होता है, उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है धातु पर कि वो संक्षारित हो जाती है, उन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत रसायन से। तो अगर बात करें हम वैद्युत रसायन की तो आप ध्यान से देखिएगा, एकदम जीरो लेवल से बोर्ड लेवल तक की हम लोग बात करेंगे। तो आप एकदम पूरा देखिए, लगभग चीजें यहां से आपको बोर्ड में मिल जानी है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए और 1 से 2 बार देख करके पूरी तरह से इसको क्लियर कर लीजिए। लगभग चीजें यहां से मिल जानी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यहां से चीजें लगभग मिल जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये जो यूनिट है ना, ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है वैद्युत और दूसरा क्या है, रसायन। वैद्युत और रसायन, रसायन माने आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ कुछ रासायनिक ऊर्जा से रिलेटेड बात होगी। रासायनिक ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। तो ये लेसन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, रसायन है और क्या है, वैद्युत है। वैद्युत माने विद्युत धारा से बातें होनी है और रसायन माने कुछ रासायनिक पदार्थ से बात होनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी की परिभाषा देखेंगे, यानी वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैद्युत रसायन है ये भौतिक रसायन की शाखा है। आप जानते हैं ना रसायन विज्ञान 3 ठो है, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की कई शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से उस शाखा की बात हो रही है जिस शाखा में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों के अध्ययन को हम
जान पाते हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। कहेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से संबंधित गणना का अध्ययन किया जाता है, या विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसको जो हम लोग कहेंगे वैद्युत रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा कह लें, चाहे डायरेक्ट भौतिक विज्ञान की, भौतिक रसायन की शाखा कहिए, कहेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, या आप डायरेक्ट बोल दें कि विद्युत ऊर्जा का और रासायनिक ऊर्जा का आपस में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसको वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की शाखा है, और इसमें होता क्या है कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यानी कि जैसे ये देखें, ये जो विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, विद्युत ऊर्जा में। दोनों ऊर्जाओं का एक दूसरे में रूपांतरण करना है, उसको पढ़ना है। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास रासायनिक ऊर्जा दे दी गई, हमको कोई केमिकल दे दिया गया है, रासायनिक पदार्थ दे दिया गया है, इस रासायनिक पदार्थ से हमको विद्युत ऊर्जा बना लेनी, करंट बना देना है, इस रासायनिक पदार्थ से करंट बना देना है, तो उसका अध्ययन करना है। और हमारे पास कोई विद्युत ऊर्जा है, हमारे पास विद्युत ऊर्जा है, इसको हम कन्वर्ट करके, बदल करके हम रासायनिक ऊर्जा बनाएंगे। इन चीजों का अध्ययन जहां किया जाएगा उसको हम वैद्युत रसायन। बहुत कम शब्द में अगर बताएं तो एकदम लास्ट बोल रहे हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, या उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको वैद्युत रसायन कहेंगे। ठीक है, हम आपको बताएंगे अगर ऊर्जाओं का परिवर्तन आप करेंगे, किसी एक ऊर्जा का किसी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तन आप करेंगे, तो परिवर्तन करने के लिए आपको कोई उपकरण चाहिए। तो जैसे ये आप जानते हैं ना कि बोर्ड में 7 नंबर का आएगा, तो जैसे देखिए ये मान लीजिए वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा को हम परिवर्तित करना चाह रहे हैं रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए हमको कोई एक उपकरण की जरूरत है, और ये वही उपकरण है जिसका नाम है सेल। इसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। और अब हम बात करेंगे कि सेल किसे कहते हैं, सेल क्या होता है, कैसे बना होता है, सेल का कार्य क्या होता है, ये सारी चीज अब हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेल पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इसको याद कर लीजिए, जिसको इलेक्ट्रोड की परिभाषा याद रहेगी ना, वही मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा सटीक लिख पाएगा। तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को, ध्यान से सुनिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए Fe धातु है, कौन सी धातु है, Fe, और इसी Fe धातु को इसी के लवण में यानी FeSO4, या फिर ऐसे सुनिए हमारे पास मान लीजिए कॉपर धातु है, कॉपर को हम कॉपर सल्फेट CuSO4 इसी के लवण के विलयन में, ये देखिए ये रहा कॉपर का लवण, ये है कॉपर धातु। तो जब हम कॉपर के लवण में कॉपर धातु को डुबो दें, यानी कि ये देखिए जैसे मान लीजिए हम ये देखिए एक विलयन लिए, और ये विलयन कोई और नहीं बल्कि CuSO4 का विलयन है, और मान लीजिए इसी विलयन में अगर हम कॉपर का क्षण लगा दें, कॉपर धातु का एक क्षण लाके लगा दें, तो अब यही क्षण, ये मामूली क्षण नहीं है, अब ये क्षण जो है क्या बन गया, एक ही क्षण में ये क्षण जो है इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक है, तो एक बार फिर से बात को समझते हैं। कहेंगे जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में, यहां तक बात याद हो गई होगी, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। ये देखिए लाके हम क्या कर दें, डुबो दिए। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो वह छड़ किसका कार्य करने लगती है, इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगती है, या इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। फिर से बात को सुनिए, ये मान लीजिए हमारे पास जो है कोई धातु की छड़ है, इसी छड़ को जब हम इसी धातु से बने लवण के विलयन में लाके डुबो देंगे, तो यही जो छड़ है
ये उसी क्षण से इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगेगी। ठीक है, दोनों क्षण में अंतर होता है। ये एक क्षण है, क्षण माने जो है ना, अभी मान लीजिए लोहे का क्षण हो या कॉपर का क्षण हो, इस तरीके से। और वो क्षण मतलब जो है समय। तो कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वह छड़ इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वो धातु की छड़ जो होती है किसका कार्य करने लगती है? इलेक्ट्रोड का। यही तुरंत एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हम उसी की तरफ जो है आगे चलेंगे। और यहाँ देखिए ना, तो इलेक्ट्रोड का बहुत प्रकार होता है। इलेक्ट्रोड का कई प्रकार है। धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड है, और फिर धातु अविलेय धातु लवण इलेक्ट्रोड है, और ये गैसीय इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोड है। तो तमाम प्रकार का यहाँ इलेक्ट्रोड है। ऑक्सीकरण चयन इलेक्ट्रोड है, रेडॉक्स अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड है। तो बहुत परेशान नहीं होना है, बस इलेक्ट्रोड की परिभाषा जानते रहना है। सबसे पहले वैद्युत रसायन, फिर इलेक्ट्रोड की परिभाषा जानते रहना है। तो हम लोग अभी अभी इलेक्ट्रोड को पढ़े हैं। जब किसी धातु, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बड़ा ज्यादा जरूरी है। कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को, आप ना एकदम ध्यान से सुनिए, जब आप कंप्लीट पढ़ के इसको खत्म करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा कुछ तैयार हुआ। ठीक है, एक तो रफ रखिए अपने साथ, जहां जरूरत हो उसको नोट करते रहिए। कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वह धातु की छड़ किसका कार्य करने लगती है? इलेक्ट्रोड का। अब सुनिए, मैं यहां बात करना चाह रहा हूं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, बात को समझिए। मानक माने होता है मान लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां कुछ चीजें जो है फिक्स कर ली गई है, मान ली गई हैं, उसको जो है हम मानक कहते हैं। तो जानते हैं क्या करना है? धातु की छड़ को तो डुबोना है, बिल्कुल धातु की छड़ को डुबोना है, लेकिन दो शर्त है इसके साथ। जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर, 25 अंश सेल्सियस ताप माने कमरे का ताप, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना घटाना नहीं है। कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव मैं बता रहा हूं, जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता, कै मोलर? 1 मोलर सांद्रता तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर, 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है। कै अंश सेल्सियस? 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है, तो वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। फिर से ध्यान से बात समझिए, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा में ही दो चीज जोड़ देना है। क्या क्या? 1 मोलर सांद्रता और 25 अंश सेल्सियस ताप। कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता और 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो धातु की छड़ का कौन सा विभव कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबो दिया जाता है तो इस कंडीशन में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो जानते हैं क्या होता है कि धातु का जो विभव आएगा, धातु की छड़ का विभव और विलयन का जो विभव होगा, इसके अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो फिर से सुनिए, एकदम एग्जैक्ट परिभाषा सुनिए। कहेंगे जब किसी धातु की छड़ को 25 अंश सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर डुबोया जाता है, ये आगे पीछे आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता तथा 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। विभव के अंतर को क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता और 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो धातु की छड़ के विभव और विलयन के विभव के मध्य अंतर को जो है हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम लास्ट बार बता दें, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता और 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव कहिए चाहे विभवांतर कहिए, उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है।
अभी जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव सबका दिया होता है ना वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कि इस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना है, उसी मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम पर ही तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है। तो अभी उसकी हम बात करेंगे, उसको आगे देखा जाएगा। अभी फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता और 25 अंश सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो धातु की छड़ के विभव और विलयन के विभव के अंतर को उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेल की। सेल किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सेल एक ऐसा उपकरण है, एक युक्ति है, एक साधन है, एक माध्यम है, एक व्यवस्था है, उपकरण है, जिसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सेल एक ऐसा उपकरण है, ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है, जिसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सेल होगा जो स्पेशली विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता होगा, अब कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ और सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 प्रकार के सेल हैं, और पहला सेल ये है वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा सेल है वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत अपघटनी माने यह कैसा सेल है? ये वैद्युत वाला है ना, तो इसको देखिए वैद्युत रासायनिक कहिए चाहे खाली रासायनिक सेल भी हम कह सकते हैं, अगर रासायनिक भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत अपघटनी माने यह जो है वैद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? वैद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करेगा। वैद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा? रासायनिक में, रासायनिक ऊर्जा में। तो बात को समझिएगा। अब हम कहेंगे कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता हो उसको हम वैद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। और जस्ट इसी का उल्टा कर लेंगे, रासायनिक है ना, जैसे वैद्युत लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं, रासायनिक सेल है। रासायनिक सेल है तो जैसा सेल है वैसा काम होगा। रासायनिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो सुनिए, ये हो रहा है कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदल दे उसको क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटनी। और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसको रासायनिक सेल कहेंगे। ये भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा, रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को ही बदला जाता है। जैसा सेल है वैसा काम है। रासायनिक सेल है तो रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा? बदल देगा। वैद्युत अपघटनी वाला सेल है तो ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। अगर हम बात करें दोनों में अंतर की कि वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर होता है, तो 2-3 अंतर अगर हम यहाँ सुन लें तो सबसे पहला अंतर तो ये हो जाएगा कि वैद्युत अपघटनी सेल माने वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और रासायनिक सेल माने वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक सेल में हमको जो है अभी हम आगे बताएंगे फिगर के माध्यम से, हमको लवण सेतु की जरूरत होती है, और जो है इसमें 2 अलग अलग पात्र होते हैं, दोनों में 2 इलेक्ट्रोडों को डुबोया जाता है और इसमें लवण सेतु की जरूरत होती है। रासायनिक ऊर्जा में हमको जो है दोनों को जोड़ करके परिपथ को पूरा करके यहाँ से करंट को उत्पन्न कर लिया जाता है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा कि यहाँ हमको एक ही बर्तन में जो हम इलेक्ट्रोड को डुबोएंगे और यहाँ से जो है उसी एक ही बर्तन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और ये जो है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो इसमें होता ये है वैद्युत अपघटनी सेल में कि लवण सेतु की जरूरत नहीं होती है, एक ही पात्र में हो जाता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि इसमें लवण सेतु की जरूरत होती है, 2 पात्र चाहिए। और सुनिए, इसमें बाहर से वैद्युत अपघटनी सेल में, किसमें? वैद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत की जरूरत पड़ती है, बाहर से आपको बैटरी के माध्यम से करंट देना पड़ता है। जबकि रासायनिक सेल में ऐसा कुछ नहीं करना होता है, कोई करंट नहीं देना होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो है यहाँ सेल की बात हो जाती है, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। फिर अब हम आगे बात करेंगे, एक बार फिर से हम लोग बात करें तो सेल किसे कहते हैं? कहेंगे वह युक्ति या साधन जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे सेल कहते हैं।
फिर हमने देखा कि सेल दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल या फिर रासायनिक सेल। दोनों दो प्रकार दोनों हैं। वैद्युत अपघटनी में जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। रासायनिक सेल माने वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको रासायनिक सेल कहते हैं। अब हम रासायनिक सेल को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। रासायनिक सेल को ही एक नाम और दिया गया है, गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल। तो चलिए देखते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो है, ये देखिए डेनियल सेल या रासायनिक सेल का ही चित्र है। इसमें क्या किया गया कि एक पात्र में ZnSO4 का विलयन लिया गया और दूसरे पात्र में CuSO4 का विलयन लिया गया। आप जानते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिस टाइप का लवण ले रहे हैं उसी टाइप की छड़ लाकर डुबो दीजिए। तो हमने जिंक सल्फेट ZnSO4 का लवण ले लिया इसमें, और इसमें हम जिंक इलेक्ट्रोड को लाकर डुबो दिए। और इसमें क्या किए कि CuSO4 का ये लवण भरे हुए हैं, इसमें Cu इलेक्ट्रोड को लाकर के डुबो दिए हैं। और सुनिए ये क्या है, लवण सेतु किसे कहते हैं? बात को ध्यान समझिए, ये लवण सेतु किसे कहते हैं? तो देखिए इस पात्र को और इस पात्र को आपस में जोड़ने के लिए हमको एक यू आकार की, ये देखा जाए तो ये उल्टा यू ही है ना, यू आकार की एक नली लगानी पड़ती है जिसे लवण सेतु कहते हैं। इस नली में कोई जो है वैद्युत अपघट्य भरते हैं, जैसे K2SO4 या KCl, इस तरीके से कोई एक वैद्युत अपघट्य आकार आकार की लेई बना के पेस्ट की तरह से इसको भरते हैं। नीचे जो है छिद्रित प्लग होता है ताकि ये जो है इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सके और धारा प्रवाहित करा सके। देखिए जो लवण सेतु है ना, लवण सेतु का जो लवण सेतु है, लवण सेतु का दो कार्य होता है। लवण सेतु का दो कार्य होता है। कौन कौन सा कार्य? पहला कार्य है कि धारा का प्रवाह कराना, धारा का प्रवाह, और दूसरा कार्य है विद्युत उदासीनता बनाए रखना। उदासीनता, उदासीनता बनाए रखता है। यहां से दोनों लोगों को मिला करके आपस में जोड़ेगा और विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रासायनिक सेल में विद्युत का प्रवाह जो होता है, विद्युत का प्रवाह और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होती है। बीच में एक वोल्ट मीटर लगाए हुए होते हैं। वोल्ट मीटर का क्या मतलब है? जब सब कुछ जोड़ करके हम लोग ठीक करते हैं, सारी चीज लगा करके व्यवस्थित करते हैं, लवण सेतु जोड़ देते हैं, और जब इसमें धारा उत्पन्न होने लगती है तो ये जो वोल्ट मीटर है ना, इसी में विक्षेप होता है, और इसमें विक्षेप होने की वजह से ही पता चलता है कि धारा प्रवाहित हो रही है। एक बार फिर से सुनिए, डेनियल सेल या रासायनिक सेल क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इसकी थियरी बड़ी लंबी होती है तो एकदम परेशान नहीं होना इसकी थियरी के लिए। देखिए एकदम शुरू से लिखना शुरू करेंगे। कहेंगे डेनियल सेल में दो पात्र लेते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का लवण भरते हैं और उसमें जिंक की छड़ लगा देते हैं, तथा दूसरे पात्र में CuSO4 का लवण लेते हैं, इसमें Cu की छड़ लगा देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बाह्य परिपथ के माध्यम से जोड़ देते हैं जिसमें एक वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर जो है ये विक्षेप इसमें होता है, तभी पता चलता है कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इन दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए एक लवण सेतु लाते हैं। लवण सेतु जो है एक यू आकार की नली होती है और इसमें जो है K2SO4 का विलयन भरा होता है। और ये देखिए जो जिंक है ना, इसको एनोड, जिंक वाली छड़ को एनोड कहते हैं, ये ऋण ध्रुव होता है, और जो कैथोड Cu की छड़ है कॉपर वाली, इसको कैथोड कहते हैं, ये धन ध्रुव होता है। इतनी सी बात है। इन्हीं बातों को चलिए एक बार बिना फिगर देखे हम लोग लिखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। सुनते हैं पहले। कहेंगे वैद्युत रासायनिक सेल में या डेनियल सेल में दो पात्र होते हैं। पहले पात्र में ZnSO4 का लवण भरते हैं और इसमें जिंक धातु की छड़ लगा देते हैं। दूसरे पात्र में CuSO4 का विलयन भरते हैं और इसमें कॉपर धातु की छड़ लगा देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ के माध्यम से जोड़ देते हैं और बीच में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। इन दोनों पात्रों को आपस में जोड़ने के लिए एक लवण सेतु लगाते हैं, और यह जो लवण सेतु है नीचे छिद्रित प्लग होता है इसमें, ताकि ये दोनों विलयनों को जोड़ सके।
लवण सेतु का अपना कार्य होता है, दो कार्य है। पहला कार्य लवण सेतु का ये है कि ये परिपथ को पूर्ण करके विद्युत धारा प्रवाहित करता है, और दूसरा कार्य इसका ये है कि ये परिपथ में उदासीनता बनाए रखता है। किसी भी तरफ जो है आवेश अगर ज्यादा हो गया तो ये इसको फिर बैलेंस कर देता है। तो लवण सेतु का दो कार्य है, विद्युत धारा का प्रवाह करना और उदासीनता बनाए रखना। अब क्या होता है, जब सब कुछ एकदम व्यवस्था पूरी तैयार हो जाती है, पात्र को रख दिया गया, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, बाह्य परिपथ लगा दिया गया, लवण सेतु जोड़ा गया, इसमें सीयू इसमें जो है लवण सेतु में K2SO4 का विलयन भर करके सब कुछ व्यवस्थित किया गया, तो धीरे धीरे इसमें धारा उत्पन्न होने लगती है। धारा उत्पन्न होती है तो ये जो वोल्ट मीटर इसमें विक्षेप होने लगता है, हिलने लगता है, तो पता चलता है कि धारा का प्रवाह हो रहा है। इसमें क्या होता है कि धारा का प्रवाह जो है जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है, और जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। हमारी समस्या आप ये पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर से बता दें तो इसमें जो है दो पात्र होते हैं, दोनों में अलग अलग लवण भर लिया जाता है, और दोनों पात्रों में अलग अलग धातु की जो है छड़ लगा दी जाती है, और इन दोनों पात्रों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और इसको एक बाह्य परिपथ के माध्यम से जोड़ देते हैं। इसमें विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है जबकि विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है। और ये जो आप वोल्ट मीटर देख रहे हैं इसमें विक्षेप होता है। वोल्ट मीटर है ये जो है ये वोल्ट मीटर है, यही में विक्षेप होता है, ये हिलने लगती है इसकी सुई, तो हमको पता चलता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये देखिए, ये एक पात्र था, ये दूसरा पात्र था, इसमें एक धातु की छड़ थी, इसमें दूसरी धातु की छड़ थी, दोनों को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ दिया गया था। लवण सेतु क्या करता है, मैं बहुत बार बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं। लवण सेतु दो कार्य करता है, धारा प्रवाहित करना और विद्युत उदासीनता बनाए रखना। और ये छिद्र प्लग होता है, यही दोनों लोगों को कनेक्ट करता है। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसी को एनोड कहते हैं, ये ऋण ध्रुव होता है, जबकि जो है कॉपर इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है, इसको धन ध्रुव कहते हैं। जबकि इसी का उल्टा हो जाता है वैद्युत अपघटनी में। वैद्युत अपघटनी में जो एनोड है वो धन हो जाता है, कैथोड जो है वो ऋण हो जाता है। तो फिर से एक बार फिर से आप इसको पूरा अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये रहा डेनियल सेल या रासायनिक सेल। अगर अंतर पूछना हो तो देखिए, रासायनिक सेल में दो पात्र चाहिए, वैद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र चाहिए। इसमें लवण सेतु चाहिए, उसमें लवण सेतु नहीं चाहिए। इसमें बाह्य परिपथ से आपको कोई धारा ओरा नहीं देनी पड़ेगी, उसमें बाह्य परिपथ से धारा देनी पड़ेगी। वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव होता है। और वैद्युत रासायनिक में कैथोड धन होता है, वैद्युत अपघटनी सेल में जो है एनोड कैथोड जो है ऋण ध्रुव होता है। ये इतनी बातें थी, ये अंतर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, बात करेंगे वैद्युत वाहक बल की। वैद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब ई, मोटिव मतलब एम, फोर्स माने एफ। इसको बहुत ज्यादा जो है ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। ईएमएफ किसे कहते हैं, यानी वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी बात करेंगे। इसी को सेल पोटेंशियल के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें वैद्युत वाहक बल क्या है, तो कहेंगे सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर है, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर, वो कब का विभवांतर हो, जब अति अल्प धारा प्रवाहित हो रही हो। दो इलेक्ट्रोड हमारे पास है, इनके बीच का ही विभवांतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर ही वैद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन जब अति अल्प धारा प्रवाहित हो रही हो, धारा इसके बीच में जब बहुत कम प्रवाहित हो, तो उसको जो है हम लोग क्या कह लेंगे, मानक, उसको जो हम लोग कह लेंगे वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल मतलब जब दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का ही विभवांतर, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर जब अति अल्प धारा प्रवाहित हो रही हो, तो सेल का क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहलाता है। इसका एक छोटा सा फार्मूला है, वैद्युत वाहक बल बराबर, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन लगना होता है। वैद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, या फिर इसी को हम कह सकते हैं ई सेल, ईएमएफ या फिर ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड।
तो वैद्युत वाहक बल ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो लिखा गया है ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से लिखा गया है, अपचयन के कारण लिखा गया है। जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा था उस समय ये फार्मूला बताया गया है कि ई कैथोड के लिए जो है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसी को अगर हम मानक अवस्था में बात करें तो हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर मानक अवस्था में ही फार्मूला लिखना हो तो हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इतनी सी बात थी। अब बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होगा। तो अगर हमको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो पहले हम एक पात्र लेंगे, इस पात्र में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे और इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में डुबो देते हैं और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो है इस प्लेटिनम पर धीरे धीरे जो है प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। और फिर क्या करेंगे, कांच की एक नली लगा देंगे। और ये रही, देखिए कांच की नली रही, कांच की एक नली लगा देते हैं और इस कांच की नली में जो है एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। और आप जानते हैं ना कि हाइड्रोजन गैस आएगी तो धीरे 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 इससे जो है आकर के जुड़ जाती है। और जब हाइड्रोजन गैस इससे आकर के जुड़ जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी और नीचे जो है क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल मिला हुआ है जिसमें जो है ये Cl का H+ का विलयन आप देख पा रहे हैं कि H+ का जो है विलयन इसमें है। तो ये इस तरीके से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर बन के तैयार होता है। इसमें देखिए ये जो है प्लेटिनम ब्लैक चढ़ा हुआ प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये प्लेटिनम ब्लैक चढ़ा हुआ जो है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है और इसी पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और नीचे से जो है ये HCl का विलयन है ही। अब मैं आपको बताऊं कि जब आप यहां से हाइड्रोजन गैस भेजेंगे, हाइड्रोजन गैस आकर के इस प्लेटिनम धातु की सतह पर जुड़ जाएगी। जब प्लेटिनम धातु की सतह इसके चारों तरफ जुड़ेगी और विलयन में यही मिलेगा, विलयन में जुड़ेगा, तो होगा क्या कि हम लोग हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं और ये हाइड्रोजन गैस नीचे जो है अपने आयनों में इसका विलयन है। तो वही बात हो गई, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम की सहायता से HCl के विलयन में जब डुबोया जाता है तो ये इलेक्ट्रोड बनके तैयार होता है और इसको हम हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम और H+ एक्वस से या Pt/H2G या H+ से इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। और जो है जब सब कुछ देखा गया, सारी चीज बना करके सेट कर दी गई, इसको जो है क्या किया गया, एक बर्तन में जो है H+ का विलयन लेकर के इसमें मिला लिया गया, डाल दिया गया और इसमें जो है कांच की एक नली लगा ली गई, इसमें प्लेटिनम का छड़ लगा दिया गया, इस पे हाइड्रोजन गैस भेजी गई, सारी व्यवस्था ठीक की गई। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है स्वेच्छा से, इसका इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से 0.0000 वोल्ट मान लिया गया, इसको मानक बना दिया गया। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी की सहायता से बाकी दूसरे किसी भी जो है इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसको जोड़ करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे, इसका 0 है, इसको जोड़ेंगे, बाकी दूसरे को जोड़ेंगे। अब जितनी धारा उत्पन्न होगी, जितना विभव उत्पन्न होगा, वो टोटल विभव जो है उसी का रहेगा जिससे इसको जोड़ेंगे। एक बार फिर से सुनिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक पात्र चाहिए, इसमें H+ का हम विलयन रख लेंगे और प्लेटिनम की छड़ लेके आएंगे, इसको क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में रख करके विद्युत धारा प्रवाहित कर लेंगे। तो इस पे जो है वो जो है प्लेटिनम जुड़ जाए, ये जो है प्लेटिनम ब्लैक जो है आकर के इस पे चढ़ जाएगा, उसकी परत जम जाएगी और फिर इसको कांच की नली में रख करके हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर 1 ATM पर प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस आकर के जुड़ जाएगा और अब इसको जो हम H+ के विलयन में डालेंगे
तो इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस है और विलयन में H+ है, इन दोनों के मध्य जो है साम्य स्थापित हो जाता है। H2 और H+ के बीच में ये देखिए साम्य स्थापित हो गया, यानी इलेक्ट्रोड बना। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है ये स्वेच्छा से 0.000 वोल्ट मान ली गई। अब इसी के अकॉर्डिंग बाकी लोगों की गणना की जाती है। तो कभी कभी एनसीईआरटी में जो है ये कक्षा 12 में टॉपिक पूछी जा सकती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो कहेंगे जब प्लेटिनम धातु की जो है क्षण को क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में डुबो करके इसकी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है कि इसमें जो है प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है और इसको एक कांच की नली में रख करके इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस उस जाकर के प्लेटिनम की छड़ से जुड़ जाती है और इसको H+ के विलयन में रख देते हैं। तो H+ के विलयन में रख देते हैं तो H2 और H+ के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रोड बना। और यह इलेक्ट्रोड किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। यानी ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है जिसकी वैल्यू स्वेच्छा से अपने से अपनी मर्जी से 0.000 वोल्ट मान ली गई, ताकि बाकी लोगों की वैल्यू इसकी सहायता से ज्ञात की जा सके। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे इस पे लग पाएगा। तो क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्न सेल के वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की आपको गणना करनी है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। सेल क्या दिया गया है, Cu/Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव/Ag। देखिए यहां सांद्रता दोनों की एक एक दी गई है। जब सांद्रता एक एक दी हो ना तो बिल्कुल सिंपल जो है फार्मूला लग जाएगा इसके लिए। सोल्यूशन में पहली बात तो ये सारी चीजें गिवन दैट हो जाएंगी। अगर पहले तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, अब हम लिख लेंगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन में ये देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, E0 Cu/Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू 0.34 वोल्ट और Ag पॉजिटिव/Ag इक्वल टू 0.80 वोल्ट। अब हम इसके लिए फार्मूला जानते हैं, क्या लगाएंगे, ई सेल पूछा जा रहा है तो E0 देखिए वैल्यू नॉट नॉट में दी है तो लिखेंगे E0 सेल बराबर E कैथोड, यही फार्मूला लगना है, E कैथोड माइनस E एनोड। ये देखिए अब इसमें से हम कैसे पहचानेंगे, अब यही थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैथोड माइनस एनोड होता, कैथोड ये है कि ये है, कौन इसमें कैथोड है कौन एनोड है। तो हम आपको एक लाइन लिख के दे रहे हैं कि एनोड पर, यहां लिख दे रहे हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा। क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर होगा अपचयन। तो अब हम देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन है, अपचयन अभिक्रिया कौन है। तो चलिए अगर हम बात करें तो लिखेंगे यहां से कि संपूर्ण अभिक्रिया डायरेक्ट लिख देते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखी जाएगी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां से ये जो सिंगल लाइन है ना, इसके पहले जो आप देख पा रहे हैं, ये जो भी देखिएगा कहीं भी वो अभिकारक हो जाएगा रिएक्टेंट, और इस लाइन के पहले जो आप देख पा रहे हैं ये रिएक्टेंट। तो होगा Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, क्योंकि हम संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपान ये फिर रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। अब आप देखिए यहां से यहां चलने पर, जब हम यहां से यहां चल रहे हैं तो यहां कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां कॉपर सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, यानी पॉजिटिव में क्या हो रही है, वृद्धि। पॉजिटिव में क्या हो रही है, पॉजिटिव में वृद्धि हो रही है। अगर कहीं पॉजिटिव में वृद्धि हो तो वहां क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। यानी अब आप समझ गए होंगे एनोड कौन हो जाएगा। यहां देखिए Ag पॉजिटिव था, यहां Ag 0 हो गया, तो पॉजिटिव में क्या हो रही है, कमी। अगर पॉजिटिव में कमी हो तो अपचयन होता है। अपचयन माने, अपचयन मतलब क्या, कैथोड। और ये जो पॉजिटिव में वृद्धि आप देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, एनोड। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं, दोनों लोगों की वैल्यू रखेंगे और हम यहां सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे, ये देखिए ई सेल बराबर
ये देखिए वैल्यू रखिए ई कैथोड की वैल्यू यहाँ देखिए, हमने कहा ना एनोड हो गया Cu वाला, Cu क्या हो गया एनोड, ये है कैथोड, तो हो जाएगा ई कैथोड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.80 माइनस, फार्मूले माइनस है ना, एनोड की वैल्यू क्या है 0.34, यानी 0.80 माइनस 0.34 घटाएंगे ई नॉट सेल बराबर, ये देखिए 0.80 में से 0.34 जाएगा तो 0.46 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ ये पहचानेंगे कि जो रिएक्शन दिया है इसके लिए संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। लिखने के लिए ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट, और ये जो सॉल्ट ब्रिज के लिए लाइन लगी हुई है इसके पहले वाली ये और इसके बाद वाली ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है क्या हो गया ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो अभिकारक उत्पाद लिख लेंगे और देखेंगे कि यहाँ जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये धन भाग में वृद्धि हो रही है, यहाँ धन भाग में कमी हो रही है। जहां वृद्धि होती है उसको एनोड, जहां कमी होती है उसको कैथोड। ये देखिए एनोड की वैल्यू कैथोड की वैल्यू घटा देंगे, आ जाएगा 0.46 वोल्ट। ये जो है आंसर आ गया ई सेल बराबर। ठीक है, अब एक होमवर्क की बात करेंगे। अब आप लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे अपने से, जिसका आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि निम्न सेल क्या है ZnSO4 AQ में है, एक्वस में है, और उसके बाद Cu, यहाँ देखिए अपान Cu भी रहेगा, ये देखिए यहाँ रहेगा Cu के लिए, Cu सॉलिड है, Cu के लिए मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। यदि मानक अपचयन विभव Cu2 पांचवें Cu एवं Zn2 पांचवें Zn की जो वैल्यू है ना वो क्रमशः 0.34 वोल्ट एवं माइनस 0.76 वोल्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, और मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। जब आप सॉल्व करेंगे एकदम सेम, ई कैथोड ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसी सूत्र से ही लग जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। इसमें कैथोड कौन है एनोड कौन है वो पहचानना पड़ेगा। पहचान करके कैथोड की और एनोड की वैल्यू ला के रखेंगे तो एकदम बिल्कुल सही से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर प्लस 1.10 वोल्ट आएगा। इसको आप अपने से लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। अब बात करते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। आइए देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार वैद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, कहेंगे धात्विक तथा आधात्विक, धात्विक तथा आधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो जैसे कुछ हमारे पास धातुएं हैं, अधातुएं हैं, जब धात्विक और अधात्विक तत्वों को आप एक क्रम में रखते हैं तो जो क्रम मिलता है ना, जो एक श्रेणी बनती है, उसी श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। याद करिएगा, धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। खैर ये श्रेणी तो काफी लंबी है, इसमें बहुत से एलिमेंट हैं, लेकिन एक संक्षिप्त रूप में अगर हम बात करें तो हमने इसमें रख दिया जो है सबसे आक्सीकारक जो लोग हैं उनको ऊपर रख दिए हैं और जो अपचायक लोग हैं उनको नीचे रखे हुए हैं। तो AU, PT, AG, CU हाइड्रोजन, और फिर यहाँ जो है Pb है, Fe है, Zn है, Al है, Mg है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम, लिथियम। इसमें जैसे ऐसे भी चलता है ना, एक कुछ छोटी सी बात है, जैसे तुक ताल से बना लिया गया है। ये जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद जो है केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। जैसे अगर कहीं आपको ऐसे भी लिखना पड़े तो आप शार्ट में इस तरीके से लिख के काम चला सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि केदारनाथ का
मालिक, आलू, एल, जरा, फीके, पकाता है। और इसके बाद आप सीयू, सीयू, एचजी और पीटी, सीयू, एचजी, पीटी और एयू को रख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख करके आप रासायनिक श्रेणी की बात कर सकते हैं। तो अगर इतना भी आप दे देते हैं ना तो फिर बहुत हो गया। एक छोटी सी बात एग्जांपल के तौर पे कहेंगे, धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और एग्जांपल में वही दे दीजिए, केदारनाथ का मालिक आलू, जरा, फीके, पकाता है। फिर उसके बाद सीयू है, एचजी है, पीटी है, एयू है। याद कैसे रखेंगे? सीयू और एयू के बीच में एजीपीटी है, एजीपीटी ऊ है, तो सीयू और एयू के बीच में। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो केदारनाथ का मालिक आलू, जरा, फीके पकाता है, उसके बाद सीयू, उसके बाद एजीपीटी, उसके बाद है एयू। और धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। केदारनाथ का मालिक आलू, जरा, फीके पकाता है, और सीयू, एजीपीटी और उसके बाद एयू है। बस ये हुआ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी इस तरीके से समाप्त होती है। और इसके बाद हम लोग इसके अनुप्रयोग की बात करेंगे। अब बात करेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग की। यहाँ पे हम लोग 2 से 3 अनुप्रयोग तैयार करेंगे। एक बार देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में सबसे पहली हेडिंग है धातुओं का जो धन विद्युतीय लक्षण होता है। बस 3 याद रखिएगा और यही तीनों तैयार कर लीजिए। धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, तो जैसे जानते हैं धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ये जो श्रेणी है ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। एक है जो प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं। प्रबल धन विद्युतीय धातु माने जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे रखी गई हैं। क्या कहेंगे? प्रबल धन विद्युतीय में 2 लाइन लिखना हो तो कहेंगे वे धातुएं जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर रखी गई हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं। उसके बाद साधारण धन विद्युतीय धातुएं, तो कहेंगे वे धातुएं जो है जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लगभग मध्य में है। वो कौन कौन सी हैं? लिथियम, ये एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये साधारण धन विद्युतीय धातुएं। फिर क्षीण धन विद्युतीय धातुएं जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब जो है क्षीण धन विद्युतीय धातुएं। तो पहला अनुप्रयोग धन विद्युतीय लक्षण है। इसमें प्रबल धन विद्युतीय, साधारण धन विद्युतीय और क्षीण धन विद्युतीय है। ये हो गया, ये सब मिला के पहला अनुप्रयोग हुआ। दूसरा, धातु के ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव। कहेंगे कि जो क्षीण धन विद्युतीय धातुएं हैं या जो हाइड्रोजन से नीचे रखी गई हैं, इन पर जो है अगर हम ताप दें, इनके ऑक्साइडों पर अगर हम ताप दें तो यह जो है अपघटित हो जाती हैं। कैसे? यहां से देखिए, अगर इसको हम गर्म कर दें तो ये टूट जाएगा। चार्ट को आपको यहाँ से Ag मिलेगा और ये O2 मिल जाएगा प्लस O2 अलग हो जाएगा। यहां से अगर इसको गर्म किया जाए तो टूट जाएगा, तो 2 Hg प्लस O2 अलग हो जाएगा। उसके बाद धातु ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव देने से तीसरा अनुप्रयोग देखना है धातु नाइट्रेटों पर ताप के प्रभाव का। तो ये रहा धातु का नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है, और ये जो है Hg का नाइट्रेट है। अगर हम इसको गर्म करें तो यहां से ये ब्रेक हो जाता है, ये हो जाएगा 2 Hg बन जाएगा और NO2 और O2 हो जाता है। और यहां अगर ब्रेक किया जाए तो Hg अलग हो जाएगा और NO2 और O2 हो जाएगा। तो कहना यह है कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई धातुएं हैं, ये इनके नाइट्रेट को अगर हल्का सा गर्म किया जाता है तो ये जो है धातुएं अलग हो जाती हैं, जबकि जो नीचे वाले हैं वो अलग नहीं होते। यानी 2-3 अनुप्रयोग की बस बात करनी है, बार बार 2-3 अनुप्रयोग पूछा गया है। तो हम कहेंगे, एक बार फिर से हम रिवीजन कर दें, कहेंगे धात्विक व अधात्विक तत्वों को वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धात्विक तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसका अनुप्रयोग, तो सबसे पहला अनुप्रयोग धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। इसमें प्रबल, साधारण और क्षीण। प्रबल माने जो नीचे वाले हैं और साधारण माने जो बीच वाले हैं, क्षीण माने जो ऊपर वाले हैं जो कि कम
धनात्मक होते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है धातु ऑक्साइडों पर ताप के प्रभाव का। तो ये जो दोनों ही हम एग्जाम्पल सेम लिए हैं ताकि आपको तैयार करने में आसानी हो। AgO2 Ag2O है और HgO है, और Ag का जो नाइट्रेट है और Hg का नाइट्रेट है। तो कहेंगे जब धातु ऑक्साइडों को, जो हाइड्रोजन सुपर वाली धातुएं हैं, अगर इनकी ऑक्साइडों को ताप दिया जाता है तो ये जो है धातु अपघटित हो जाती है। और धातु नाइट्रेटों में जब जो है इनके नाइट्रेटों को, जो नीचे वाले हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, सेम वही कंडीशन जो ऑक्साइड के लिए बोलेंगे वही नाइट्रेट के लिए बोलेंगे। तो जब हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं के नाइट्रेटों को टेम्परेचर दिया जाता है तो ये टूट करके अलग हो जाती हैं। ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से पता चलता है। तो ये इसका अनुप्रयोग रहा। अब हम बात करेंगे नेंसर्ट समीकरण की। नेंसर्ट समीकरण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि नेंसर्ट समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेंसर्ट समीकरण वैज्ञानिक नेंसर्ट ने सांद्रता और ताप में एक संबंध बताया। किसके लिए? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड को हम किसी विलयन में डुबो रहे हैं, तो इस विलयन की सांद्रता और इस इलेक्ट्रोड को कितने टेम्परेचर पर डुबोया गया, तो ये जो टेम्परेचर है ताप और जो उस विलयन की सांद्रता है, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, उस संबंध को ज्ञात करने के लिए, उस संबंध को बताने के लिए नेंसर्ट ने एक समीकरण दिया जिसे कहा गया नेंसर्ट समीकरण। चलिए आइए देखते हैं। जो नेंसर्ट है ना, नेंसर्ट उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी और सेल विभव के लिए दो समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के लिए देखेंगे। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन है, और जब देखिए यहाँ जितना पॉजिटिव था उतना ही इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो ये M सॉलिड हो जाएगा, ठोस अवस्था में धातु मिल जाएगी। इसी के लिए अगर हमको नेंसर्ट समीकरण लिखना होता तो हम कैसे लिखते? नेंसर्ट ने जो फाइनली समीकरण दिया है वो समीकरण ये है, E बराबर E0 माइनस RT अपान NF ln M1 Mn पॉजिटिव। आप जानते हैं कि एक ln बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2.303 और क्या log बेस पे 10, और ये 10 बार बार लिखें या ना लिखें बेस पे 10 रहेगा ही। तो इसी समीकरण को अगर नेंसर्ट समीकरण के फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? तो देखिए लिखना पड़ेगा कि E Mn पॉजिटिव और फिर क्या है M, तो लिखना पड़ेगा Mn पॉजिटिव अपान M इज इक्वल टू, बस यही लाके रख दीजिए, हो गया उस समीकरण के लिए। इस समीकरण के लिए हम लोग नेंसर्ट समीकरण लिख रहे हैं और फिर E0 के पास में क्या लगा देंगे? Mn पॉजिटिव अपान M और माइनस RT अपान, अभी देखिए हम ln को भी चेंज कर दे रहे हैं लॉग से, तो लिख देंगे 2.303 और क्या RT अपान NF। अब ये ln जो था ना ये हो जाएगा log M अपान Mn पॉजिटिव, माने पहले प्रोडक्ट लिखते हैं फिर रिएक्टेंट M अपान Mn पॉजिटिव। और फिर देखिए अगर हम आपको बता दें ना, यहाँ पे R की वैल्यू 8.314, T बराबर 298 केल्विन, और ये N की वैल्यू स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। N माने कितना इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है, तो अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है तो N को छोड़ देते हैं। और F बराबर रखेंगे 96,500, ये 1 फैराडे है ना, 96,500 रखना पड़ेगा। और बाकी अब सब वैल्यू अगर रखेंगे हम तो देखेंगे इसी फार्मूले में अगर हम सारी वैल्यू रख दें तो हम क्या पा जाएंगे। तो अभी नेंसर्ट समीकरण की बात कर रहे थे, इसमें जो है देखिए E Mn पॉजिटिव अपान M इज इक्वल टू जो है E0 Mn पॉजिटिव अपान M माइनस 2.303 बटे NF RT log M अपान Mn पॉजिटिव। चलिए सब वैल्यू रख देते हैं, तो यहां हो जाएगा Mn पॉजिटिव अपान M इज इक्वल टू E0 Mn पॉजिटिव अपान M माइनस 2.303 गुणे R की वैल्यू रखेंगे 8.314 गुणे 298 बटे N गुणे 96,500 और log क्या M अपान Mn पॉजिटिव, ये वैल्यू है। तो मैं आपको बताऊं, जब आप इतना ध्यान में रखिएगा कि जब आप ना ये देखिए E Mn पॉजिटिव अपान
ई एम एन पॉजिटिव अपान एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव अपान एम। देखिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे सब और डिवाइड कर देंगे 96,500 से, तो आएगा 0.0598 बटे 501 आता है, सॉरी 0.0591 बटे n और log m अपान एम एन पॉजिटिव। और जानते हैं ठोस अवस्था में जो धातु है, ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता जो होती है, धातु की सांद्रता ये इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इकाई होती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो m है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब फाइनली क्या होगा कि ये देखिए फाइनली ये रहा इलेक्ट्रोड विभव के लिए नेल्सन समीकरण E mn पॉजिटिव अपान m इज इक्वल टू लिखेंगे E नॉट mn पॉजिटिव अपान m और 0.0591 बटे n log 1 अपान mn पॉजिटिव। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेल विभव के लिए नेल्सन समीकरण है। बस इतनी सी बात थी। इसमें क्या करना होता है, जैसे पहले कोई रिएक्शन लेंगे Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन एरो m। अब इसी के लिए हम नेल्सन समीकरण लिखेंगे। नेल्सन समीकरण होता है, एक बार ध्यान से सुनिए, नेल्सन समीकरण होता है E बराबर E नॉट माइनस RT अपान NF ln m अपान mn पॉजिटिव। अब हम इसी को समीकरण लाके लगा देंगे, समीकरण लाके सिर्फ सेट कर देना है, तो लिखेंगे E mn पॉजिटिव अपान m इज इक्वल टू E नॉट mn पॉजिटिव अपान m माइनस 2.303। अब ln को चेंज कर दे रहे हैं, 2.303 और RT अपान NF log m अपान mn पॉजिटिव। और अब हम लोग R की वैल्यू रख देंगे 8.314 और फिर R की वैल्यू हो गई, T की वैल्यू 298 केल्विन और F की वैल्यू 96,500। n तो पता ही नहीं है, तो सबकी वैल्यू रखने के बाद अगले स्टेप में हो जाएगा E mn पॉजिटिव अपान mn इज इक्वल टू E नॉट mn पॉजिटिव अपान mn माइनस 2.303 गुणे 8.314 गुणे 298 बटे n गुणे 96,500 और log m अपान mn पॉजिटिव। सब गुणा भाग करके फाइनली यहाँ आता कितना है? 0.0591। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बटे n। हाँ, तो अगले स्टेप में हो जाएगा E mn पॉजिटिव अपान m इज इक्वल टू E नॉट mn पॉजिटिव अपान m माइनस 0.0591 बटे n और log m अपान mn पॉजिटिव। ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता इकाई मानी जाती है, तो यानी हो जाएगा इस अगले स्टेप में E नॉट अगले स्टेप में हो जाएगा E mn पॉजिटिव अपान m इज इक्वल टू E नॉट mn पॉजिटिव अपान m माइनस 0.0591 बटे n और log 1 अपान mn पॉजिटिव। ये रहा इलेक्ट्रोड विभव के लिए फाइनली समीकरण। ये जो आप देख पा रहे हैं मैंने यही ओरल बोल दिया, इलेक्ट्रोड विभव के लिए फाइनली समीकरण। अब हम सेल विभव की बात करेंगे कि सेल विभव के लिए नेल्सन ने क्या समीकरण दिया। अब बात करते हैं सेल विभव के लिए नेल्सन समीकरण। ये है सेल विभव। सेल विभव के लिए क्या होगा? ये नेल्सन समीकरण जो है ना, दोनों लोगों के लिए, इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी, सेल विभव के लिए भी। तो सेल विभव मतलब Zn। इसके लिए ना एक हम सेल लेंगे, एक सेल ले लेते हैं कि कोई सेल है जिसमें Zn अपान Zn2 पॉजिटिव है, फिर CO अपान CO2 पॉजिटिव है। इसके लिए हम अगर अभिक्रिया लिखना चाहें तो मैं आपको पहले भी बताया हूं, ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की साइड में हो गया ये, और ये है प्रोडक्ट की साइड में हो गया। बस इसके लिए फिर लिखना पड़ेगा सेल विभव बराबर होता है ई सेल। सेल विभव मतलब ई सेल बराबर होता है कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहां से बात शुरू होती है, इसमें एक है कॉपर और दूसरा कौन है? जिंक। तो हम ना पहले लिखेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए नेल्सन समीकरण। नेल्सन समीकरण क्या? ECU2 पॉजिटिव अपान Cu इज इक्वल टू, फिर नेल्सन समीकरण लगा दीजिए, ECU2 पॉजिटिव अपान Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu2 पॉजिटिव अपान Cu माइनस RT अपान NF
Lan Cu अपान Cu 2 पॉजिटिव, ये समीकरण नंबर 1। और फिर लिखेंगे सेम ऐसे ही जिंक इलेक्ट्रोड के लिए निम्नलिखित समीकरण, तो E Zn2 पॉजिटिव अपान Zn इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव अपान Zn माइनस RT अपान NF Lan Zn अपान Zn2 पॉजिटिव, ये समीकरण नंबर 2। फिर यहां लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 मतलब ये क्या है, E Cu2 पॉजिटिव अपान Cu, समीकरण 2 क्या है, E Zn2 पॉजिटिव अपान Zn। अब हम दोनों की अगर यहाँ वैल्यू रख दें, इसी की वैल्यू रख दें, तो हो जाएगा E Cu2 पॉजिटिव अपान Cu माइनस E Zn2 पॉजिटिव अपान क्या Zn इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो रखेंगे E नॉट Cu2 पॉजिटिव अपान Cu, और Zn वालों भी एक साथ है, हम लिख दे रहे हैं, तो माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव अपान Zn, इनको सब हम एक ब्रैकेट में रख लिए, और फिर जो है यहां Cu वाली वैल्यू रखेंगे, तो लिखते हैं माइनस RT अपान NAF Lan, और माइनस RT अपान NF को कॉमन लेते हैं, और हो जाएगा Lan Cu अपान Cu2 पॉजिटिव माइनस Lan Zn अपान Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, ये देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद अब अगले स्टेप में आप देख रहे हैं ना, ये Ln A है माइनस Ln B है, ये बटे में हो जाएगा, और फिर जो है हम जो है गुणा करेंगे, और फिर यहां से फाइनली हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। अभी हम जहां तक लगा पाए थे उसके आगे देखते हैं। आगे ये हो जाएगा ना कि वो जो था Ln Cu अपान Cu2 पॉजिटिव माइनस Ln Zn अपान Zn2 पॉजिटिव, उसको हम लिख सकते हैं जैसे होता है ना कि Ln A माइनस Ln B इज इक्वल टू Ln A अपान B हो जाता है ना, इस तरीके से। तो हम यहां से लिख लिए हैं E सेल बराबर, और जानते हैं हम लोग इसको E सेल इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं ना कि E Cu2 पॉजिटिव अपान Cu माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव E Zn2 पॉजिटिव अपान Zn, ये है ना। तो सेम जैसे E सेल बराबर इतना होता है, तो अगर हम नॉट लगा दें तो E नॉट सेल बराबर हो जाएगा E नॉट Cu2 पॉजिटिव अपान Cu माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव अपान Zn। तो यहां से देखिए E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT अपान NF Ln। अब ये देखिए पहले का गुणा चौथे में हो जाएगा, दूसरे का गुणा तीसरे में, वो हो गया ना कि Zn अपान Zn2 पॉजिटिव बटे में आ गया। फिर इसको अगले स्टेप में अगर ठीक से लिखें, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT अपान NF, ये नोट कर लेंगे, और ये देखिए पहले का गुणा चौथे में, यानी Cu Zn2 पॉजिटिव अपान Zn और Cu2 पॉजिटिव, ये नोट कर लिए। अब देखिए Zn और Cu बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता कितनी होती है, इकाई, यानी फिर इसको 1 मान लेंगे। हम लोग जानते हैं R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, T बराबर 298, यह बराबर 96,500। अब सबकी वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस R की वैल्यू 8.314 गुणे T की वैल्यू रख देते हैं 298, और गुणे यही अगर हम Ln की बात करें तो Ln बराबर लिख सकते हैं 2.303 log बेस पे 10, तो यहां हो जाएगा 2.303 अब बटे n गुणे 96,000, F की वैल्यू 96,500, फिर log इन दोनों को, इसको, और देखिए क्रॉस तो नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं कर सकते इसको और इसको एक कह देंगे, ये एक हो गया, काम खत्म। बचा क्या, बच गया कि Zn2 पॉजिटिव अपान Cu2 पॉजिटिव, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इसकी पूरे की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 0.0591 होती है, तो लिखेंगे E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n, और log Zn2 पॉजिटिव अपान Cu2 पॉजिटिव। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 हुआ था, ये हो गया 3,
और यही जो है सेल विभव के लिए नेनसर्ट समीकरण है। किसके लिए? सेल विभव के लिए नेनसर्ट समीकरण है। इसमें करना क्या होता है एक बार फिर से सुन लें। हम लोग स्टार्ट में Zn/Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद जो है सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu एक जो है सेल लेंगे। इसके लिए अपक्रिया लिखेंगे Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो ये Cu2 पॉजिटिव प्लस ये नहीं, रिएक्शन ऐसे लिखेंगे Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। और फिर अब इसी पे कॉपर पे ध्यान से सुनिएगा, कॉपर पे जो है नेनसर्ट समीकरण लागू करेंगे, फिर जिंक पर नेनसर्ट समीकरण लागू करेंगे। समीकरण 1 2 मान लेंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, ई सेल बराबर हो जाएगा ई Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn, दोनों की ला के वैल्यू रखेंगे, फिर हम लोग घटा लेंगे। फाइनली घटाने के बाद ये मिल जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल RT अपॉन NF ln Cu अपॉन Cu2 पॉजिटिव पूरे के बटे Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव, चारों का गुणा कर देंगे, ये आएगा। ठोस अवस्था में धातु सांद्रता 1 होती है। R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू, Ln की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो आएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n log Zn पान Zn2 पॉजिटिव। ये सेल विभव के लिए और इलेक्ट्रोड विभव के लिए दोनों पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल मैं इजी तरीके से बताया हूँ, एकदम बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको पूरी बात बता दिया हूँ। फाइनली आप यहाँ ला करके छोड़ सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n, और यहां से ना 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। हम चाहें तो यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो लॉग Zn2 Cu2 पॉजिटिव समीकरण नंबर ये 3 हो गया। यही जो है सेल विभव के लिए नेनसर्ट समीकरण है। बस इतनी सी बात थी। बात करते हैं कोलराउस के नियम का। तो वैज्ञानिक कोलराउस ने एक नियम दिया है, वो नियम क्या है इसको याद रखेंगे। खैर इसी को 2 तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप एक इसको अच्छे से याद रखेंगे और इस पर कोई एक एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे। नियम क्या है? अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की जो मोलर चालकता होती है उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। ध्यान सुनिएगा, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की, अनंत तनुता पर ध्यान से सुन लीजिए, 102 बार सुनेंगे याद हो जाएगा। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल होता है NaCl करके, अब इसी पर हमको कोलराउस का नियम लागू करना है तो लिखेंगे लैम्ब्डा m इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनफाइनाइट Na प्लस, ये देखिए Na प्लस हो गया, अब प्लस ये देखिए धनायनों और ऋणायनों का योग हो गया, यानी जोड़ दिए लैम्ब्डा इनफाइनाइट Cl। तो NaCl था, इस पे लैम्ब्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्ब्डा m लैम्ब्डा NaCl पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें अनुप्रयोग की बात करें तो इसका सबसे पहला अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में और दुर्बल वैद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो कोलराउस का नियम एक बार आप फिर से देख लीजिए, इसको फिर से सुन लीजिए। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का क्या होती है? योग होती है। इस तरीके से ये रहा कोलराउस का नियम। अब हम चलेंगे इस पे, जैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी होता है तो उसको हम लोग देख लिया जाएगा और फिर हम बात करेंगे। अभी फैराडे का नियम है, उसके पहले दूसरे नियम की बात करनी है, सेल है, और उसके बाद जो है संचारण है। इन टॉपिकों की भी बात करनी है। अब हम बात करेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों की। तो फैराडे ने वैद्युत अपघटन के 2 नियम बताए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों की बात भी कर रहे हैं। तो ये जो फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है फैराडे का प्रथम नियम है वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर, जैसे जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है ना किसी पात्र में, तो ये मान लीजिए ये कैथोड हुआ, मान लेते हैं ये जो है कैथोड है और इसमें जो है एक एनोड है।
ऐसे मान लेते हैं, ऐसे रफ डायग्राम है। इसमें कोई एनोड है और कोई कैथोड है। तो वैद्युत अपघटन में क्या होता है, या तो एनोड पर या फिर कैथोड पर। वही बात हो रही है कि वैद्युत अपघटन में कैथोड या एनोड पर मुक्त होने वाली, जब अपघटन कराया जाता है ना, तो ये पदार्थ आ आकर के इस पे एकत्रित होते हैं, मुक्त होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती। मान लेते हैं विद्युत की मात्रा Q है और पदार्थ की मात्रा W है। तो ये देखिए, पदार्थ की जो मात्रा है वो और जो विद्युत की मात्रा है ये आपस में क्या हो जाएगी, समानुपाती। और ये समानुपाती का चिन्ह अगर हटा देंगे तो यहाँ Z लगा देंगे। Z क्या है, एक स्थिरांक है। तो फिर से कहेंगे, वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। बस इतनी सी बात है। अब हम आते हैं द्वितीय नियम पे, बात करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम क्या था, कहेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा, दोनों में, जैसे दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य है, दोनों में समान विद्युत धारा भेजनी है, 10-10 मिनट 20-20 मिनट जितना भी मिनट भेज रहे हैं। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान समय तक प्रवाहित की जाती है। विभिन्न वैद्युत अपघट्य है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य है। जैसे हमारे पास अलग अलग वैद्युत अपघट्य है, इसमें भी और इसमें भी विद्युत धारा जो हम भेज रहे हैं ये समान मात्रा भेजें, एकदम बिल्कुल बराबर भेजें, समान मात्रा भेजें और समान समय तक भेजें। समय भी दोनों में क्या हो, बराबर हो। कहेंगे जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की जो मात्राएं हैं, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के क्या होती हैं, समानुपाती। यानी जो पदार्थ की मात्रा है W वो समानुपाती हो जाएगा E के। और यहीं से अगर हम पहले और दूसरे नियम दोनों के अकॉर्डिंग देखें, उसमें ये था ना कि W समानुपाती Q, और फिर हम लोग लिखे थे W = ZQ। तो सेम दोनों नियम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनली लास्ट में हमको ये मिलेगा दोनों नियम से Z समानुपाती E, यानी किसी पदार्थ का जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इतनी सी बात एक बार फिर से सुन लें, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। बस इतनी सी बात थी। अब हम एक छोटी सी टॉपिक है संक्षारण, उसको देखेंगे। और इसमें अभी तमाम टॉपिक है उधर, जैसे ये मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, और नेल्सन समीकरण पर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हैं, तो उसको फिर से देखा जाएगा बाद में। और जो है अभी हम संक्षारण की बात करेंगे। ईंधन सेल है और ये इधर आके सीसा संचायक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, कुछ और भी सेल भी हैं, उनको भी देखना है। जबकि हमने गैल्वेनिक सेल, रासायनिक सेल या डेनियल सेल को आगे देखा भी है बहुत डिटेल में, उसके फिगर को उसी के मेथड से फिगर के ही अकॉर्डिंग हम लोग उसकी थियरी लिख भी सकते हैं। करते हैं संक्षारण की। तो संक्षारण क्या है, तो कहेंगे ना कि धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि में परिवर्तन के कारण उनका क्षय होना माने नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण। धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि में परिवर्तन के कारण क्षय होना संक्षारण कहलाता है। और कक्षा 10 की भी एक डेफिनेशन थी ना संक्षारण की, कि जब धातु अपने आसपास के अम्ल, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसका अगर एक एग्जाम्पल दें तो बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है जंग लगना। जंग लगना
तो जो धातुएं हैं उनमें जंग लग जाता है, और इसको बचाव का क्या उपाय है, तो उस पर ग्रीज लगाया जाए, पेंट लगाया जाए, उसको नमी वाले स्थान से दूर रखा जाए, और तरह तरह से उसको जो है ग्लेवेनाइजिंग है, मतलब यह शब्द लेपन है, उस पर जिंक की परत चढ़ा करके, टिन की परत चढ़ा करके उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। ये सारी चीजें थी। और अब मैं बता दूं कि इसमें और भी, जैसे नेल्सट समीकरण पे, कोलराउस के नियम पे, और ये जो तुल्यांकी चालकता है, मोलर चालकता है, इन चीजों पे थोड़ा सा और भी बातें हैं, और उसको आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, और जैसे जरूरत पड़ेगी उसको फिर और एक बार आपको बता दिया जाएगा सारी चीजें। बाकी इतना आप जम के तैयार करिए, 1 से 2 बार इसको सुन करके, देख करके अच्छे से तैयार कर डालिए। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी चीज मैं इसमें रख दिया हूं, बता दिया हूं, इसको आप अच्छे से तैयार कर डालें, ये आपके लिए पूरी तरह से काम देगा। और एक बात बताएं कि अब आज जो है, अब हम लोग 2026 में आ गए हैं, और अब बहुत ही कम समय हमारे पास है, और बोर्ड परीक्षा की अगर बात करें तो 18 फरवरी से है, तो उसके तो 3-4 दिन पहले आप हिंदी ही, सिर्फ हिंदी पढ़ते रहेंगे। अगर देखा जाए तो 40 से 42 दिन आपके पास शेष बचा हुआ है। इस 40-42 दिन में पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी पावर लगा दीजिए, कि इतनी पावर लगा दीजिए कि रिजल्ट इतना वजन हो जाए कि उठबे न करे। बहुत मजबूत रिजल्ट बनाइए, और जितनी आप अपनी क्षमता लगाएंगे उतना ही रिजल्ट बनेगा। और बताया ना, पढ़ने के लिए फिक्स, अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि एक टाइम टेबल बनाइए, उस समय पे जगिए और पढ़िए, बैठिए, कि जब तक 3-4 घंटा हो नहीं जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगी, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो अपने आप से प्रॉमिस करिए, कसम खाइए, वादा करिए कि आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट तैयार कर लेंगे, तो ही उठेंगे। 1 से 2 बार इसको जो है पूरा सुन लीजिए, और जम के पढ़िए, तैयार कर डालिए। और आपको 2026 की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एग्जाम आ गया है, अब इसी वर्ष में आपको एग्जाम देना है। जो बोर्ड के विद्यार्थी थे, सदियों सदियों तक बताते रहेंगे कि 2026 में ही मैंने टॉप किया था। तो टॉप करने के लिए आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा।